हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने टॉपिक किया था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। शायद आप लोगों ने किया नहीं है। मेरे को व्यूज़ में आपके लोगों के चेक करती हूँ और आपके उसमें नहीं था, तो अगेन इसको एक बार दोबारा से मैं आपको क्लियर करवा रही हूँ। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, ये डिफ़ाइन करता है एक ऐसे कर्व को जिसमें हम सारे पॉसिबिलिटीज़ होती है किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन करने की। देखो, मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से आपको इसको बताती हूँ कि जब भी किसी चीज़ का एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करने के बारे में जब सोचता है तो वो यही सोचता है कि मैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करूँ, लिमिटेड रिसोर्सेज को मैं कैसे यूज़ करूँ और कि मुझे उसका एक बेटर आउटपुट भी मिल जाए। तो वो यही सोचता है कि मैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को, जैसे आपने पहले भी पढ़ा कि हमारे सबके जो रिसोर्सेज है वो एक लिमिटेड है, तो वो लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करे ताकि जो उसका प्रोडक्शन है वो एक अच्छे से अच्छा हो जाए। देखो, जब भी हम कोई एक 10 रुपये भी खर्च करने के बारे में सोचते हैं ना, तो उसमें भी हम यही सोचते हैं कि 10 रुपये को कैसे खर्च करूँ कि मुझे एक अच्छा आउटपुट गेन हो जाए। जैसे कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मान लो किसी के पर्सन के पास एक लिमिट में लैंड है, ठीक है। अब ये उसके पास एक लैंड है, उसने वीट का भी प्रोडक्शन करना है और कॉटन का भी प्रोडक्शन करना है, ठीक है। अब वो वीट का भी प्रोडक्शन करना चाहता है, कॉटन का भी करना चाहता है, तो वो अपने लिमिटेड लैंड को कुछ एक पार्टीशंस बना के चलता है कि मैं इतने में वीट और इतने में कॉटन का करूं, या मैं इतने में वीट इतने में कॉटन का करूं। मतलब कि वो कुछ इस तरह से अपना प्रोडक्शन लेके चलता है कि मैं कैसे कैसे अपने प्रोडक्शन को मैं यूज़ करता रहूँ। तो वो इसी प्रोडक्शन को यूज़ करने के लिए वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करता है कि मैं एक बेटर आउटपुट को गेन करता रहूँ। मान लो कि अगर वो वीट का 100 प्रोडक्शन कर रहा है तो कॉटन का 0 कर रहा है। अगर उसने कॉटन के प्रोडक्शन को 10 इंक्रीज़ किया तो उसने इधर से उसका 10 रिड्यूस किया, फिर उसने इसका 10 इंक्रीज़ किया, रिड्यूस हो गया, फिर इसको इंक्रीज़ किया, ये 0 हो गया, ये हो गया, तो ये इंक्रीज़ हो गया। अब आप ये मत सोचना कि 100 + 0 100, 90 + 10 100, 70 + 20 90, ये 100% नहीं है। ये कॉम्बिनेशन हम बना के चलते हैं। जैसे कि हमने एक मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोर्स किया था जो कि एक रेशो को रिप्रेजेंट करता है कि लॉस अपॉन गेन, कि एक गुड को अटेन करने के लिए हमें दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अगर मैंने अपनी एक गुड्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है तो मुझे दूसरी प्रोडक्शन को थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ता है। जैसे अभी यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया कि वीट का प्रोडक्शन करना है तो कॉटन को रिड्यूस करेगा, वीट का इंक्रीज़ करे तो कॉटन को रिड्यूस करेगा। अगर उसको कॉटन का ज़्यादा करना है तो वो वीट को रिड्यूस करेगा। तो इस तरह से एक गुड्स को अटेन करने के लिए वो दूसरे को सेक्रीफाइस करता है। तो वो जो रेशो होती है ना, उसे बोला जाता है MOC। तो जब हम बात करते हैं ना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का मतलब कि प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी को दिखाना कि जहाँ पे वो मैक्सिमम गेन कर सके। तो जो भी ये टेबल डिस्क्राइब की जाती है ना, उस टेबल के अंदर हमारे पास जो रेशो हम निकालें, ये रेशो तो ब्लैंक रहेगी। अब यहाँ पर देखो, लॉस अपॉन गेन की करूँ तो क्या, 10 का लॉस 10 का गेन, 10 लॉस इज टू 10 गेन। अब यहाँ पर क्या, 20 का लॉस 10 का गेन, फिर 30 का लॉस 10 का लॉस, फिर 40 का लॉस 10 का गेन। इंक्रीजिंग रेशो है। तो यहाँ पर अगर मैं इस वीट और कॉटन को, सिर्फ ये वीट और कॉटन को अगर आप छोड़ कर लो, तो ये वीट और कॉटन का जो है, अगर मैं इसको एक डायग्रामेटिकल दिखाऊँ, डायग्रामेटिकल कैसे दिखाते हैं, ये आपको इस तरह से फ्रीली हैंड से बनाना है। ये फ्रीली हैंड से बनाने का मतलब होता है कि आपको मतलब स्केल से लाइन लगनी है, बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं होनी चाहिए। ये OX एक्सिस हो गया, ये OY एक्सिस है। यहाँ पर मैंने लिया वीट और ये मैंने लिया कॉटन। जिस चीज़ में हमने लॉस कर रहे होते हैं ना, जैसे मैं यहाँ पे वीट का लॉस कर रही हूँ तो वो आप OY एक्सिस पे ही लो, ओके। इससे आपका डायग्राम ठीक बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको प्रॉपर एक मेज़रमेंट करके बनाऊँ कि यहाँ पर 100 और ये 0, ये 10, ठीक है, तो कुछ इसकी जो शेप होगी वो इस तरह से ही बनेगी और इसको बोलते हैं कनकेव। आपको प्रॉपर मेज़रमेंट करके नहीं बनाना है, ये ऐसे ही बनाना है, ठीक है, फ्रीली हैंड से बनाना है। ये जो आपके कॉम्बिनेशंस थे A B C D E, तो इसको अगर डायग्राम में दिखाया जाए ना, तो ये A B C D और ये E कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं। तो ये तो थे एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के जो एक प्रोड्यूसर लेके चलता है, मतलब कि वो प्लान करके चल रहा है कि इतना इतना हम करेंगे। तो वो जब ये प्लान करके चल रहा है ना कि हम इतना इतना प्रोडक्शन करेंगे, तो ये सारे जो होते हैं ना, ये ABCD बने, ये आपके हो गए पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब हो गया कि आपने प्लान करके चला
या प्लान करके चल रहे हो कि इतना इतना हम प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में अगर किसी रीज़न से उसका ये वाला प्रोडक्शन नहीं होता, वो अंदर किसी एक चीज़ पर अटेन होता, मान लो कि उसने 90-10 का वो लेके चल रहा था, वो 90-10 उसने नहीं गेन किया, उसने 80-10 कर लिया, 80-10 का किया, तो वो डजेंट मैटर कि उसने 80-10 का किया, तो 80-10 का वो जो प्रोडक्शन किया वो कहीं ना कहीं इस डायग्राम के अंदर आ जाएगा, जिसे हम बोलेंगे एक्चुअल। मतलब कि एक्चुअल जो है वो आपका हमेशा लेस देन होगा पोटेंशियल से। प्लान करके चलते हैं उतना नहीं हो रहा, हम जो प्लानिंग करके चलते हैं हमारा उतना प्रोडक्शन नहीं होता, उससे कम होता है, तो एक्चुअल तो हमेशा लेस देन ही होगा ना पोटेंशियल से। तो ये जो शेप होती है हम इसे बोलते हैं कनकेव। ये हमारा एक पीपीसी है, इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं, जो कुछ कॉम्बिनेशंस को डिस्क्राइब करता है, जो अनअटेनेबल अटेनेबल कॉम्बिनेशंस को भी बताता है। ये अटेनेबल है, इसके डायग्राम के बाहर अगर मैं कुछ करूँगी तो वो अनअटेनेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं ना, ये इस तरह के, ये हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के आते हैं। अब मैंने आपको कहा कि ये जो शेप जिसको हम इस तरह से बोल रहे हैं, ये शेप होती है कनकेव। अब ये क्वेश्चन आता है वाई दिस इज़ कनकेव, वाई ये कनकेव क्यों है, ये कनकेव होता है, इसका रीज़न हम बताते हैं। इट इज़ कनकेव ड्यू टू MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट के रीज़न से ये कनकेव होता है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट से कनकेव क्यों होता है, कनकेव इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी की रेशियो है ये क्या है, इंक्रीजिंग में है। तो हमारा एक ही रूल है, मतलब आप ये सोच के चलो कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है ना वो हमेशा ही कनकेव शेप में बनेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि MOC जो है वो इंक्रीजिंग रेशो में होती है, MOC हमेशा इंक्रीजिंग रेशो में होगी। इन केस अगर आपने टेबल कुछ बनाई और आपकी उसकी MOC की जो रेशो है वो आपकी डिक्रीजिंग में आई है, तो पीपीसी की जो शेप बनेगी वो कनकेव की बजाय कन्वेक्स बनेगी। बट हमारा रूल कहता है कि पीपीसी हमेशा कनकेव ही रहेगा, ठीक है। तो ये अगर एमओसी आपकी डिक्रीजिंग में आती है तो आपकी जो पीपीसी की शेप बनती है वो कन्वेक्स बनती है। और इन केस अगर आपकी जो पीपीसी ये एमओसी की रेशो अगर कांस्टेंट आ जाती है, ये अगर आपकी रेशो कांस्टेंट आती है तो कांस्टेंट आने के बाद मतलब कि आपकी जो पीपीसी की शेप बनेगी वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। बट हम कहते हैं कि हमारा पीपीसी क्या होता है, कनकेव होता है। तो इसलिए ये पोटेंशियल जो हमने प्लान किया एक्चुअल हमेशा लेस देन होता है पोटेंशियल से। एमओसी की रेशियो जो है हमेशा वो क्या रहेगी, इंक्रीजिंग में रहेगी। ये हमारा पीपीसी वीट और कॉटन का मैंने एग्जाम्पल लेके आपको यहाँ पे किया। अगर एमओसी डिक्रीजिंग में होगा तो पीपीसी कैसे होगा, कन्वेक्स में। एमओसी की रेशियो अगर कॉन्स्टेंट होती है तो पीपीसी हमारा कैसा रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन में रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा था पीपीसी जो हमने किया था। कल भी मैंने आपको ये लास्ट वीडियो में भी आपको ये बताया था कि पीपीसी शेप इज इन द कनकेव होता है ड्यू टू एमओसी, और एमओसी क्या होता है, टेंड टू राइज होता है। तो ये हमारा एक पीपीसी था जिसमें हम कुछ अजम्पशंस भी लेके चलते हैं कि रिसोर्सेज गिवन एंड फुली यूटिलाइज होते हैं, टेक्नोलॉजी रिमेन कॉन्स्टेंट होते हैं। हम इकोनॉमिक्स में जब भी कुछ कंडीशंस को, जब भी कोई लॉ या कोई भी कर्व डिस्क्राइब करते हैं तो हमारी कुछ बेसिक अजम्पशंस भी साथ में ही रहती हैं। जैसे अभी आपको बताया कि अगर पीपीसी डिक्लाइन में है तो ये कन्वेक्स होगा, पीपीसी अगर कांस्टेंट चल रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। अब इस बीच में मैं पीपीसी की फीचर्स क्या कहूँगी कि पीपीसी क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट टू राइट इस तरह से आता है, कनकेव होता है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये पीपीसी रहता है। ये अगर आपका डायग्राम में ये देखो, ये एच और जे ये हमारे क्या है, एक्चुअल। बी और सी क्या है, मेरे पोटेंशियल। एल इस पॉइंट जो है वो इस डायग्राम के बाहर आ रहा है, दैट मीन्स कि हम इसको कहेंगे कि ये अनअटेनेबल है। एक हमारा ये जो पीपीसी है ना, हम इसे ये भी कहते हैं कि ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन को सेपरेट भी करता है, ठीक है। तो ये हमारा जब हम बी और सी को अटेन करते हैं तो इसका मतलब मैंने अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज़ किया। अगर एच या जे पे हम किसी कॉम्बिनेशन को अटेन करते हैं तो हमारा मतलब होता है कि रिसोर्सेज क्या है, अंडर यूटिलाइज है। और अगर कहीं एल पर आ गए ऐसे तो ये अनअटेनेबल है, इसका मतलब होता है रिसोर्सेज को आपने ओवर यूटिलाइज कर लिया। जैसे एक बिजनेस में लोन लेकर आपने काम किया, प्रॉफिट तो हुआ लेकिन लोन उतना ही ले लिया, तो वो एक अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस हो गया, ठीक है। तो ये आपका एक अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस गिना जाता है। ये एच और जे आपके एक्चुअल में होते हैं जहाँ आपके रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज होते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम तो प्लानिंग करके चलते हैं इतनी कि हमने इतना इतना प्रोडक्शन करना है, लेकिन उतना हम प्लानिंग से जो करके चल रहे हैं वो नहीं हुआ, कम हो गया, कहीं ना कहीं हमारी कमी रही होगी ना, तो दैट मीन्स कि वो अंडर यूटिलाइज में है। ये हमारे पोटेंशियल फुली यूटिलाइजेशन के होते हैं, ओके। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे बहुत सारे टॉपिक आपके इसी से रिलेटेड ही रहेंगे। तो पहले आप आज इसको क्लियर करें, फिर कल हम एक नेक्स्ट टॉपिक और क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।